हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग मैंने एक बार आपको और पढ़ाया है, तो वो बादल राग जो है प्रथम भाग था। ये कविता का दूसरा भाग था। ध्यान दीजिएगा, बादल राग 6। एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझे ये पैराग्राफ ये वाला, तिरती है समीर सागर पर। चूँकि कविता थोड़ी लंबी है और आपको समझना है, तो मैं 2 भागों में आपको ये कविता बताती हूँ। फिलहाल आज मैं आपको बताती हूँ, ये देखिएगा बादल राग 6। तो इससे पहले आपने जो बादल राग पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, उसी कविता का यह दूसरा भाग है। ठीक। और पहले भाग में जो है कवि ने जो है बादल के कोमल रूप का वर्णन किया था। और दूसरे भाग में, दूसरा भाग मतलब ये जो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, उसमें बादल राग के माध्यम से कवि ने प्रकृति के भयानक और क्रांतिकारी रूप का वर्णन करना है। ठीक है। आपको क्या लिखना है कि इसमें जो है, इस कविता में कवि ने प्रकृति के भयानक और क्रांतिकारी रूप का वर्णन किया है। बादल राग के माध्यम से कवि ने प्रकृति के भयानक और क्रांतिकारी रूप का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि कवि जो है बादलों को, कृष्णों जो किसान होते हैं, उनका जीवन आधार बताना भी नहीं भूला है। साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से क्रांति करने और परिवर्तन का भी संदेश दिया है। अब आइए आप कविता पे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ध्यान दीजिएगा, अस्थिर, जो स्थिर नहीं है, अर्थात कि नासवान। समीर सागर, समीर सागर, समीर मतलब जानते हैं आप, हवा। तो पवन रूपी समुद्र यहाँ होगा। समीर सागर, पवन रूपी समुद्र। अब अर्थ आप कैसे लिखेंगे? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यहाँ से आप अर्थ लिखिएगा। कवि जो है यहाँ पर बादल को संबोधित करते हुए और उसकी क्रांतिकारी रूप का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? हे क्रांतिकारी बादल। ये भी ध्यान दीजिएगा, विप्लव का मतलब होता है उपद्रवी, जो उपद्रव करता है, जो उत्पाती होता है। लेकिन आप यहाँ लिखेंगे क्रांतिकारी। तो कवि क्या कहता है? ओ क्रांतिकारी बादल, अस्थिर सुख, यानी जो स्थिर नहीं है, अर्थात नासवान सुखों पर, ध्यान दीजिएगा, नासवान सुखों पर दुख की पड़ने वाली छाया। अर्थ यहाँ से शुरू करेंगे, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कहता है कि हे बादल, नासवान सुखों पर दुख की पड़ने वाली छाया के समान। अब ऊपर आएंगे, समीर सागर, छाया के समान वायु रूपी सागर में, समीर सागर वायु रूपी सागर में तिरती है, तैरती रहती है क्या? तेरी छाया। अब इसका अर्थ आप स्पष्ट करके कैसे लिखना है कि कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, नासवान सुखों पर दुख की पड़ने वाली छाया के समान जो है वायु रूपी सागर में तेरी छाया हमेशा तैरती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से। यह तेरी रण तेरी, यहाँ से अब आप अर्थ लिखेंगे, तेरी रण नौका, तेरी रण तेरी, तेरी जो है रण नौका के समान आकांक्षाओं से। फिर नीचे आएंगे, तेरी जो है रण नौका के समान आकांक्षाओं से भरी, आकांक्षाओं से भरी तेरी यह पानी में डूबी हुई निर्दयी क्रांतिकारी जो है, निर्दयी क्रांतिकारी माया जो है अर्चना करके जनता यानी संसार के दुखी हृदय पर वह प्रहार करती है, अर्थात उसे डराती है। यह तेरी रण तेरी। कवि क्या कहते हैं कि रण नौका के समान आकांक्षाओं से भरी यह तेरी पानी में डूबी हुई जो माया है, जो एक क्रांतिकारी माया है, वह समाज के यानी संसार के दुखी हृदय को जो है रणभरी गर्जना करके डराती है। घनभेरी गर्जन। आगे, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन को ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर। घन भेरी गर्जन से सजग, घन भेरी गर्जन से सजग। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम्हारी जो है घनबेरी। घनबेरी का मतलब जो है कि कवि जो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी गर्जना हो रही है उससे जो सोए हुए जो अंकुर है, जो सोए हुए अंकुरित है, अर्थात कवि कहता है कि नए जीवन की आशाओं के समान जो अंकुरित है, जो सोए हुए हैं पृथ्वी के हृदय में, वो आशाओं से नवजीवन की ओर जाग जाते हैं, ऊंचा सिर करके ताक रहे हैं एक क्रांतिकारी बादल। अब अर्थ आप यहाँ कैसे लिखेंगे? और मतलब हृदय में सजग सुप्त अंकुर, सोए हुए जो हैं अनाज होते हैं, जो अंकुरित अंकुर होते हैं। तो क्या कहते हैं कभी कि और यहाँ से लिखिएगा, और मैं पृथ्वी के आशाओं से, जो पृथ्वी के हृदय में दबे हुए हैं, जो अंकुर अभी नहीं हुए हैं, अंकुरित नहीं हुए हैं, वो सजग हो जाते हैं और नए जीवन की कल्पना में आशाओं से भरकर अपना सिर ऊंचा करके हे क्रांतिकारी बादल जो है तुम्हारी ओर बार बार ऊपर फिर फिर करके देख रहे हैं, अर्थात ताक रहे होते हैं। बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार। बार बार गर्जन, वर्षण, वर्षना होता है, मूसलाधार का मतलब होता है लगातार जो बारिश होती रहती है उसे मूसलाधार कहते हैं। वज्र हुंकार का मतलब होता है भयानक गर्जना। और अश्निपात ये आया हुआ है, देखिएगा अश्निपात का अर्थ होता है बिजली का या वज्र का गिरना। तो बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। कवि आगे ये कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गरजते हो और लगातार जो है मूसलाधार बारिश करते हो, जिसे सुनकर हृदय अपना थाम लेता है। कौन? संसार जो है अपने हृदय को थाम लेता है। तुम्हारा इस तरह का वज्र हुंकार मतलब इतनी तेज आवाज के साथ, भयानक गर्जना के साथ तुम बरसते हो कि सारा संसार अपने हृदय को थाम लेता है। अश्निपात से शायित उन्नत सत सतवीर। अश्निपात, अश्निपात का क्या मतलब होता है? अश्निपात का मतलब होता है बिजली या वज्र का गिरना। तो अश्निपात से शायित उन्नत सत सतवीर, छत विक्षत हत अचल शरीर। कवि ये कहते हैं कि जो तुम्हारी ये गर्जना होती है, जो ये तुम्हारी बिजली गिर जाती है, उससे कितने वीर जो है छत विक्षत हो जाते हैं, उनका शरीर जो है वह धरती पर गिर जाता है, अर्थात उन्हें धरती पर तुम सुला देते हो। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, स्पर्धाधीर जो अत्यंत धैर्यशाली जो पर्वत होते हैं, जो आकाश को चूमने वाले होते हैं, उसको भी तुम जो है वज्रपात करके घायल कर देते हो। फिर कभी आगे क्या कहते हैं? हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते। कभी आगे क्या कहते हैं? शस्य का क्या मतलब होता है? अनाज। शस्य मतलब अनाज होता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, इतना सब कुछ होने के बाद भी रव का मतलब क्या होता है? आवाज़ से है। तो हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम इतना गरज गरज कर बरस रहे हो, फिर भी जो छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे जो है पेड़ पौधे हैं अनाजों के, वो क्या कर रहे हैं? हिल हिल खिल खिल, वो हिलते रहते हैं और खिलते रहते हैं। और वह हम अब ऐसा देखकर उन्हें लगता है कि प्रसन्नता से जो है भर कर हाथों के संकेत के द्वारा हाथ हिलाते हैं, अर्थात वह तुम्हें अपने पास बुला रहे हों। तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। अभी आपको क्या बताए हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि हाथों के संकेत के द्वारा वो हाथ मिलाते हैं, अर्थात तुम्हें अपने पास, तुझे बुलाते, तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। तो विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। रव का मतलब अभी आपको बताया है आवाज से। तो विप्लव रव, हे क्रांतिकारी बादल, तुम अपने भयानक भयानक शब्दों से, जो तुम्हारे भयानक शब्द हैं उससे छोटे पदार्थ ही शोभा प्राप्त करते हैं। कवि का ये कहना है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम्हारे भयावह जो आवाज़ है उससे छोटे पदार्थ ही शोभा प्राप्त करते हैं, अतः तुम जैसे को अहंकार नहीं करना चाहिए। अब यहाँ है अट्टालिका नहीं रे, ये पैराग्राफ आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो अब आज के लिए इतना ही। उसके बाद अट्टालिका नहीं है रे से लेके आपका जो है अंतिम लाइन है इस कविता का, हे जीवन के
पारावार। तो हे जीवन के पारावार तक मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगी। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि इन सब में जो है अलंकार आपका जो है मानवीकरण है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि आज के लिए बस इतना ही। विप्लव राव से छोटे ही शोभा पाते, अगला बस अगले वीडियो में। धन्यवाद।